जब जुल्म की इंतहा हो जाती है, आजादी पर डाका डाला जाता है, तो फिर लड़ने की हिम्मत खुद ब खुद आ जाती है। फिर चाहे लड़ाई हुक्मरानों से हो, सिस्टम से हो या फिर फौज से। एक पड़ोसी मुल्क इसका जीता जागता साक्षात सबूत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर और कचहरी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज कचहरी में सबसे पहली पेशी जो है वो आपको ईरान से होगी, जहां पर हम आपको ईरान की नई तस्वीरें दिखाएंगे। 100 से ज्यादा शहर ऐसे हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। 3 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अमेरिका जंग की धमकियां दे रहा है। सवाल है कि ईरान क्या करेगा? क्या ईरान जंग लड़ने की हालत में है? लीडरशिप क्या कहती है? आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीरें सीधे ईरान से दिखाएंगे। इसके अलावा दूसरी पेशी में कल अमेरिका ने रूस के जहाज को किडनैप किया था। इस खबर के सामने आने के बाद मॉस्को में टेंशन है। अब रूस के सांसद ने कह दिया है कि अमेरिका पर मिलिट्री एक्शन होना चाहिए। इस बीच अमेरिका ने अपना रक्षा बजट बढ़ाया है। यह सब क्यों हो रहा है? क्या वॉर जोन में पुतिन आ चुके हैं? यह भी समझने की कोशिश करेंगे। तीसरी पेशी जो है वो पाकिस्तान से लगेगी, क्योंकि पाकिस्तान में भी नई गदर गाथा हो रही है। जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ एक और मोर्चा खुला है। अब पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम ने आसिम मुनीर की मुखालफत शुरू कर दी है। मार्शल लॉ लगाने की चर्चा तेज हो गई है। 2 फ्रंट पर फिलहाल पाकिस्तान में मुनीर घिर गए हैं। क्या है वो फ्रंट? कचहरी में दिखाएंगे। इसके अलावा रात 10:30 बजे आपको बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाएंगे। क्या बांग्लादेश कट्टर गैंग के बीच फंस गया है? यूनुस ने देश क्यों नहीं संभला? हसीना ने क्या कहा? एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जरूर देखेगा, लेकिन सबसे पहले बात ईरान से शुरू करते हैं। पिछले 12 दिनों से ईरान लगातार सुलग रहा था। पिछले जो प्रदर्शन हुए हैं अब वो बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे ईरान पूरा जो है वो इसकी चपेट में आ रहा है। रिपोर्ट ये कहती है कि अब तक कम से कम 26 सूबों में प्रदर्शन की चिंगारी सुलग उठी है। ज्यादातर जगहों पर सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर है। वो लगातार बदलाव की मांग कर रहे हैं। इस बीच सरकार की तरफ से लगातार संदेश दिया जा रहा है कि वो बातचीत को तैयार है, मिल बैठकर मुद्दे का समाधान कर लेना चाहिए, लेकिन हिंसा और दंगा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। अब जो रिपोर्ट नई सामने आ रही है उसमें कम से कम 36 लोगों के मारे जाने की खबर है। 2000 के आसपास से गिरफ्तारियां हैं। पिछले 2 दिनों में ईरान में पुलिस वाले भी मारे गए हैं 2। पहले एहसान आगजनी के नाम के एक पुलिस अधिकारी की पश्चिमी ईरान के इस्लाम प्रांत में गोली मारी गई, और इसके बाद आज एक और पुलिस वाले कत्ल हुआ। लेकिन ईरान की सिचुएशन को लेकर अमेरिका काफी सक्रिय है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है। वो कह चुके हैं कि उनकी मिसाइलें तैयार हैं। दूसरी तरफ ईरान के निष्कासित क्राउन प्रिंस कह रहे हैं कि वो ईरान को नए सिरे से लीड करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इन सब के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर का स्टैंड क्या है? क्या ईरान एक बार फिर अमेरिका से टकराने की तैयारी कर रहा है? पिछली बार तो अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस को ठिकाना बनाया था। सवाल है कि इस बार क्या होगा? क्या मैदान जंग में फुल एंड फाइनल का हिसाब होगा? पहली पेशी से एक, 2, 3, 4 एक के बाद एक गोलियां चलती हैं। देखते ही देखते कार सवार बैलेंस खो देता है, आगे जाकर पेड़ से टकरा जाता है। ईरान के ईरान शहर से आई ये तस्वीरें मौजूदा हालात को बयां करती हैं, जहां पुलिस वाले टारगेट किए जा रहे हैं। जिसे गोली मारी गई वो पुलिस कमांडर था। नाम था महमूद हकीकत। एंटी बलूच ऑपरेशन चलाता था। प्रदर्शन की आड़ में उपद्रवियों को मौका मिला तो मौत के घाट उतार दिया। अब यह मंजर सिर्फ एक शहर या कस्बे का नहीं, ईरान में 12 दिन से बवाल जारी है। तेहरान सुलग रहा है।
का राज जल रहा है। खुरासान में खलबली, काशान में कासिम सुलेमानी की प्रतिमा जला दी गई। अब्दानान में लूट मची। बोरुजर्द में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के हेडक्वार्टर पर हमले का दावा। एक तरफ राजशाही की वापसी के नारे लग रहे हैं, तो वहीं इस्फहान में खामनेई के समर्थन में लोग सड़कों पर। ये तस्वीरें गवाह हैं कि ईरान उस मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे का रास्ता क्रांति की तरफ दिखाई पड़ता है। महिला के मुंह से खून निकलता है, लेकिन कहती है कि 47 साल से मुर्दा थी, अब जिंदा होने का वक्त आया। इस बीच अमेरिका कह चुका है कि वो खामनेई के खात्मे के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। सत्ता परिवर्तन के दावे किए जा रहे हैं। सवाल ये अब ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई क्या करेंगे? क्या ट्रंप को करारा जवाब दिया जाएगा? क्या अमेरिका से ईरान जंग करेगा? क्या अमेरिका पर ईरान मिसाइल दागे? امور امریکا نخست وزیر جنایتکار رژیم अमेरिका के राष्ट्रपति हो या फिर इजराइल के प्रधानमंत्री की सत्ता, इसमें किसी को शक नहीं कि दोनों ईरान के बड़े दुश्मन हैं। هیچ کس تردید نداره वो हमारे अंदरूनी मामलों में दखल देने की जुर्रत कर रहे हैं। वो बयान दे रहे हैं। इतिहास गवाह है कि वो हमारे दुश्मन रहे हैं। 7 महीने पहले ही उन्होंने हमारे देश के हजारों लोगों की हत्या की है। हमारे कमांडर वैज्ञानिकों को मारा है। उन्होंने हमारे देश के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं का कत्ल किया है। अगर दुश्मन ने गुस्ताखी की तो हाथ काट दिए जाएंगे। ईरान के कमांडर इन चीफ की बातों से साफ है कि ईरान झुकने वाला नहीं। खामनेई मुकाबला करने को तैयार है, तो दूसरी तरफ ईरान की पुलिस भी कहती है उपद्रवियों को किसी कीमत बख्शा नहीं जाएगा। موضوع اعتراض با اغتشاش تفاوت داره. ما در حق प्रदर्शनकारियों और दंगाइयों के बीच फर्क करते हुए कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने दंगाइयों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की है। اما حوزه اغتشاش 3 لایه داره. उन्हें मौके पर हिरासत में लिया या इंटेलिजेंस यूनिट के जरिए पहचाने जाने के बाद गिरफ्तार किया। سرویس پایه و در خدمت سرویس هستن. اینها برخورد मैं वादा करता हूं कि हम इन सभी दंगाइयों से सख्ती से निपटेंगे। نشر دهندگان برنامه जो लोग विदेशी एजेंसियों के बहकावे में आ गए थे, उनके पास अभी भी खुद को पहचानने और ईरान की महानता को समझने का समय है। سرویس ها میشن. यानी बात अब ईरान में विदेशी ताकतों की कथित दखलंदाजी पर आ चुकी है। इसीलिए एक बार फिर ईरान की मिसाइलों के पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर फ्लोट होने लगे। लेकिन इस बीच ईरान की सिचुएशन और खराब होती दिखाई दे रही है। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन और उग्र होता जा रहा है। همین همه امروز چهارشنبه حضور شما در سرتاسر हमें रिपोर्ट्स मिली हैं कि सरकार बहुत डरी हुई है और एक बार फिर इंटरनेट बंद करने की कोशिश कर रही है। البته گزارشاتی به ما رسیده که رژیم سخت ترسیده و वो ये जान ले कि हमारा संवाद बंद नहीं होगा, चाहे ईरान में लाखों स्टारलिंक डिवाइस के जरिए हो या दूसरे टेलीविजन नेटवर्क के जरिए। چه از طریق صدها هزار دستگاه استارلینک که در ایران هست लेकिन अगर सरकार ऐसी गलती करती है और इंटरनेट बंद करती है
तो ये खुद ही आपकी मौजूदगी बनाए रखने और सड़कों पर कब्जा करने का एक और बुलावा होगा। این خودش فراخوان دیگری است برای इस तरह आप इस सरकार के ताबूत में एक और कील ठोक देंगे। بیخ دیگری را به تابوت رژیم सरकार को चिंता इस बात की कि अब व्यापारी वर्ग खुलकर प्रदर्शन में उतर आया है और दंगाई भी सब कुछ जलाने पर आमादा है। ईरानी कमांडर रहे कासिम सुलेमानी की मूर्तियां तोड़ने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। بدیهی است، طبیعی است، شرعی است، عقلی است. ये बिल्कुल तार्किक बात है कि जब देश में दंगे हो रहे हैं तो इनके सामने कोई खामोशी से नहीं बैठने वाला। گر دیگه نمیشه مماشات کرد. من همینجا عرض میکنم. दंगाइयों के सामने झुकना नहीं चाहिए। मैं दंगाइयों से साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, گذشته نسبت به بعضی از کسان पहले कभी इनके खिलाफ ढिलाई बरती गई होगी, लेकिन इस बार इनसे सख्ती से निपटा जाएगा। जो भी सड़कों पर आकर दंगा फसाद करेंगे तो जाहिर है पुलिस उनसे अपने हिसाब से निपटेगी, کمک نیروهای انتظامی اطلاعاتی और अगर वो पकड़े जाते हैं और दंगों में शामिल पाए जाते हैं तो फिर सख्त सजा भी दी जाएगी। نیروی فراجا با اونها برخورد میکنه. मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। دستگیر شدن. عرض کردم. ये वो लोग हैं जिन्हें खामेनेई ने खुद अपॉइंट किया था, चुन चुनकर अहम पदों पर बैठाया था, और जो बयान दिए जा रहे हैं उससे लगता है कि ईरान झुकने को कतई तैयार नहीं। सवाल ये है कि क्या एक बार फिर 12 दिन की जंग होने वाली है या फिर इस बार आर पार की टक्कर होगी। देखिए, आर पार की टक्कर की बात चली है तो एक बार आपको अटलांटिक की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहां चंद घंटे पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को सख्ते में ला दिया। राष्ट्रपति मादुरो के किडनैप करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी जहाज पर कब्जा किया और इस बार ये कहा गया क्योंकि जहाज बिना अमेरिका की मर्जी वेनेजुएला का तेल ले जा रहा था, अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था, इसलिए तेल वाले टैंकर पर कब्जा किया गया। व्हाइट हाउस की तरफ से इस पर बयान देकर इस एक्ट को जस्टिफाई किया गया, लेकिन सवाल ये नहीं कि ट्रंप ने क्या किया, सवाल ये पुतिन क्या करेंगे। अब जो पुतिन यूक्रेन के लिए सिर्फ इसलिए जंग लड़ रहे थे क्योंकि नेटो में शामिल होना नहीं चाहता थे, नजदीकियां बढ़ा रहे थे, अब उन पुतिन का जहाज सीधे तौर पर कैप्चर किया गया। ऐसे में वो क्या करेंगे? क्या 2026 की शुरुआत में पुतिन कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? जिस तरह उन्होंने 4 साल पहले यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू किया था, क्या समंदर में इस बार अमेरिका के खिलाफ बारूदी एक्शन तैयारी करेंगे? और यह सवाल इसलिए क्योंकि खुद रूस के अंदर से अमेरिका के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की बात उठने लगी है। रूसी सांसद तो अमेरिकी वॉरशिप को तबाह करने और न्यूक्लियर ऑप्शन एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं। अब तय पुतिन को करना है कि प्रतिशोध किस तरह लेते हैं, क्योंकि अगर बदला लिया गया, कार्रवाई हुई, तो दुनिया एक महाजंग की दहलीज की तरफ बढ़ेगी। क्या ट्रंप को करारा जवाब देने वाले हैं पुतिन? क्या अमेरिका की वॉरशिप को निशाना बनाया जाएगा? क्या तेल पर महासागर में महायुद्ध होगा? जब से दुनिया ने रूसी जहाज को किडनैप किए जाने वाली तस्वीरें देखी हैं, जब से पता चला है कि रूसी तेल टैंकर पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया, तब से क्रेमलिन को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। पुतिन किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? किस लेवल का जवाब दिया जाएगा? क्या न्यूक्लियर मिसाइलों को एक्टिवेट कर दिया जाएगा? इन सारी चर्चाओं के बीच रूसी संसद की डिफेंस कमेटी के डिप्टी चीफ का बड़ा बयान सामने आया। एलेक्सेई जुरावलेव ने अमेरिका पर सैन्य हमले की वकालत की। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुरावलेव ने कहा कि अमेरिका पर टॉर्पीडो से अटैक होना चाहिए। डिफेंस कमेटी के डिप्टी चीफ ने कहा कि जवाबी कार्रवाई के तौर पर 2 अमेरिकी जहाजों को बर्बाद कर देना चाहिए। बात निकली तो एटमी हमले की धमकी तक भी पहुंच गई। कहा गया कि अगर आक्रामक कार्रवाई जारी रही तो फिर न्यूक्लियर हमले से जवाब दिया जाना चाहिए। वैसे जहां तक यूक्रेन युद्ध का सवाल है तो न्यूक्लियर ऑप्शन की बात पहले भी की जाती रही है, लेकिन इस बार बात रूसी जहाज के कब्जे को लेकर है। रूसी सांसद की तरफ से कहा गया कि अमेरिका समुद्री लुटेरों की तरह बर्ताव कर रहा है, लेकिन रूसी जहाज पर कब्जे को लेकर अमेरिका ने क्या कुछ कहा वो भी सामने आ गया। न्यायिक विभाग, होमलैंड सिक्योरिटी और युद्ध मंत्रालय ने जहाज पर कब्जे की पुष्टि की है। अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन के तहत जहाज जब्त किया गया। ट्रंप सरकार पहले से निर्धारित सेक्शन पॉलिसी को पूरी तरह लागू करेगी। जो जहाज जब्त किया उसके खिलाफ कोर्ट का वारंट था।
शैडो फ्लीट यानी नाम बदलकर वेनेजुएला का प्रतिबंधित तेल ले जाया जा रहा था और प्रेसिडेंट ट्रंप इसे बर्दाश्त नहीं करने वाले। जो कि जहाज के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई के आदेश थे, इसलिए जहाज के सदस्यों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और अगर जरूरी होगा तो उन्हें अमेरिका भी लाया जाएगा। यानी अमेरिका कहता है कि जहाज तो कब्जे में रहेगा ही, इसके अलावा जो उसके क्रू मेंबर्स हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। और जहां तक वेनेजुएला के तेल का सवाल है तो उस पर अमेरिका का ही हक रहने वाला है। अमेरिकी एक्शन से चीन भी परेशान है क्योंकि वो वेनेजुएला से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा था। अब चीन कहता है कि अमेरिका को नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। खुले समुद्र में दूसरे देशों के जहाजों को अमेरिका के जरिए मनमाने तरीके से जब्त करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। चीन लगातार ऐसे गैर कानूनी और एक तरफा प्रतिबंधों का विरोध करता आ रहा है, जिनका अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कोई आधार नहीं है और जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ से मंजूरी नहीं दी गई है। हम ऐसे किसी भी काम का विरोध करते हैं जो यूएन चार्टर के मकसद और सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं और दूसरे देशों की संप्रभुता और सुरक्षा पर हमला करते हैं। जहां तक व्यापार का सवाल है तो चीन और रूस के बीच सामान्य आर्थिक, व्यापार और ऊर्जा सहयोग किसी तीसरे पक्ष को निशाना नहीं बनाता है और इसे रोका या प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। चीन वेनेजुएला और उसकी संप्रभुता, सुरक्षा और वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करने में मजबूती से समर्थन करता है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा और उसके विशाल तेल भंडार से सालों तक तेल निकालेगा। ट्रंप कह चुके हैं कि वेनेजुएला से अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल कच्चा तेल मिलेगा, जिसे वो मार्केट प्राइस में बेचेगा। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल की बिक्री को अनिश्चित काल तक अपने कंट्रोल में रखेगा। And Russia, Russia when we get things straightened out, but in terms of other countries that want oil, we're in the oil business. We're going to sell it to them. We're not going to say we're not going to give it to them. In other words, we'll be selling oil probably in much larger doses because they couldn't produce very much because their infrastructure was so bad. So we'll be selling large amounts of oil to other countries, many of whom are using it now, but I would say many more will come. अब चूंकि वेनेजुएला के पास हाई क्वालिटी का तेल है, इसलिए भी अभी तक रूस और चीन उससे सौदा करते आए थे और ये बात ट्रंप को अखर रही थी। लेकिन जब से मादुरो को किडनैप करके ट्रंप अमेरिका लाए, तब से वेनेजुएला का पूरा तेल संसार अमेरिका की मुट्ठी में। यही वजह है कि रशिया और चीन बिफरे हुए हैं और बात महासागर में महायुद्ध तक पहुंच रही है। तीसरे महायुद्ध की मुनादी कब होगी, इसकी पहल कौन करेगा और अंत कौन, इसका जवाब वक्त के गर्भ में छिपा है। लेकिन जहां तक वर्तमान का सवाल है तो इसे लेकर ट्रंप फूले नहीं समाते। वो बार बार ऑपरेशन मादुरो की जमकर जिक्र करते हैं। 2 दिन पहले अमेरिका में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी के सांसद इकट्ठा थे। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने काफी लंबा चौड़ा भाषण दिया। उसने कार्रवाई का जिक्र किया जिसे अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला की राजधानी में जाकर एग्जीक्यूट किया था। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की एक डिटेल दुनिया साझा की। यह बताया कैसे 30 मिनट के अंदर अमेरिकी सैनिक प्रेसिडेंट मादुरो तक पहुंचे, किस तरह लाइट काटी गई, मादुरो को उठाकर अमेरिका लाया गया। लेकिन इन सारी बातों के बीच आज प्रेसिडेंट ट्रंप का 140 सेकंड का एक वीडियो भी सर्कुलेट हुआ। इस वीडियो में उसी तरह का ऑपरेशन दिखाने की कोशिश हुई जैसा वेनेजुएला की राजधानी में अंजाम दिया गया था। ट्रंप ने खुद कहा था कि जब वो सिचुएशन रूम अंदर से ऑपरेशन को देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था मानो कोई वीडियो गेम चल रहा। सवाल है क्या इस हमले की प्रैक्टिस की गई थी और क्या ये प्रैक्टिस प्रेसिडेंट को दिखाई गई थी? कचहरी में प्रेसिडेंट ट्रंप के वीडियो का पूरा विश्लेषण करते हैं। इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीन वीडियो सुपर वायरल हैं। पहली तस्वीर तब की जब वो एक इवेंट में डांस करते नजर आए। दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब वो अमेरिकी मीडिया को एक इंटरव्यू दे रहे थे और तब उन्होंने एक पर्चा दिखाया जिसमें कहा जा रहा था कि कोलंबिया के राष्ट्रपति उनसे बात करना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का तीसरा वीडियो भी सुपर वायरल है। इस वीडियो में ट्रंप अपने सैन्य कमांडरों के साथ एक ऐसी जगह दिखते हैं
जहां उनकी सेना एक खास ऑपरेशन के लिए अभ्यास करती दिखाई दी। गोलियों की आवाज, अटैक हेलीकॉप्टर से हमला, बम बारूद की बौछार, बिल्डिंग को कब्जे में लेना, ऑपरेशन के लिए ग्राउंड सपोर्ट, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वीडियो वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़े जाने से पहले का बताया जा रहा है। एक तरह से कहें तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की ट्रेनिंग का वीडियो है। यह वीडियो करीब 2.25 मिनट का है। इसमें ट्रंप अपने सैनिकों की तैयारी को देखते हुए नजर आते हैं। इस वॉर ड्रिल के दौरान अमेरिकी सैनिक पहले हेलीकॉप्टर से वहां बनी एक खाली इमारत की छत पर उतरते हैं और फिर उस इमारत के अंदर चले जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो वेनेजुएला के मिलिट्री बेस में गए थे, जहां से मादुरो को कैप्चर किया था। इसी दौरान दूसरे हेलीकॉप्टर से भी कई सैनिक एक साथ नीचे उतरते दिखाई देते हैं और अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। इस दौरान गोलीबारी भी होती है, दुश्मन से एंगेज होना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की हिफाजत में कोलंबिया के सैनिक मौजूद थे और उनके साथ अमेरिकी सैनिकों की गोलीबारी हुई थी। सैनिकों के इस अभ्यास पर ट्रंप खुद नजर बनाए हुए थे। लोग कह रहे हैं कि ये सबसे अविश्वसनीय चीजों में से एक थी। ये एक बहुत जटिल ऑपरेशन था। 152 हवाई जहाज, जमीन पर सैनिकों की बात करें तो हमारे पास जमीन पर बहुत सारे सैनिक थे, लेकिन ये कमाल का था। और सोचिए, कोई नहीं मारा गया, दूसरी तरफ बहुत सारे लोग मारे गए। बदकिस्मती से मैं ये कहता हूं, क्यूबा के सैनिक मारे गए, बहुत सारे मारे गए। उन्हें पता था कि हम आ रहे हैं। आप जानते हैं, हमारे लोग हेलीकॉप्टर से कूद रहे थे। यह बहुत शानदार था। इस दौरान वो अपने सैनिक कमांडर से बातचीत करते और इस ऑपरेशन को कैसे पूरा किया जाएगा, इस बारे में पूछते नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद दिखाई थे, लेकिन दूसरी तरफ ऑपरेशन जारी रहता है। अमेरिकी सेना बिल्डिंग के अंदर दाखिल टारगेट तक पहुंची। कोऑर्डिनेशन परफेक्ट था। महज कुछ मिनट के अंदर इस ऑपरेशन में ही अमेरिकी सेना अपने टारगेट को अचीव कर लेती और वहां से सुरक्षित बाहर निकलती दिखाई भी देती, जैसा कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व में हुआ। महज 30 मिनट के अंदर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कैप्चर कर लिया गया था। उनके हाथ में बेड़ियां थी। उनकी पत्नी को भी अरेस्ट किया गया था। They've been after this guy for years and years and years. And, he's a violent guy. He gets up there and he tries to imitate my dance a little bit. But he's a violent guy. And he's killed millions of people. He's tortured. They have a torture chamber in the middle of Caracas that they were closing up. But he's tortured people. And now what they do, the radical left, they actually have people, and it's hard to get them. They're all paid people. Most of these people are paid. But the United States proved once again that we have the most powerful, most lethal, most sophisticated, and most fearsome. It's a fearsome military on planet Earth, and it's not even close. I've been saying it for a long time. Nobody can take us. Nobody. We don't want it. अब ऐसा माना जा रहा है कि ये पूरा ऑपरेशन राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने के लिए तैयार किया गया था। एक तरह से इसका ब्लूप्रिंट था। इस पूरे ऑपरेशन को राष्ट्रपति ट्रंप सेना के कई बड़े अधिकारियों के साथ खुद मॉनिटर कर रहे थे, जैसा कि रियल टाइम में सिचुएशन रूम से मॉनिटर किया जा रहा था। रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि इस वीडियो में वही सैनिक शामिल हुए थे जो मादुरो को उनकी पत्नी के साथ पकड़कर अमेरिका लाए थे, यानी डेल्टा फोर्स के कमांडर। एक तरह से 3 जनवरी को जो कुछ हुआ, जिसे पूरी दुनिया ने देखा, उसकी रिहर्सल इस तरह की गई थी। अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो अमेरिका की जेल में है और ट्रंप इसे अमेरिका का सबसे कामयाब मिशन बताते हैं। इसी को आधार बनाकर दूसरे इलाकों पर कब्जे की प्लानिंग भी कर रहे हैं। क्या पता अगला नंबर ग्रीनलैंड का, और उसके लिए भी इसी तरह का कोई ऑपरेशन प्लान किया गया।